हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग आने वाले बीपीएससी के एग्जाम जो है 72 का प्रीलिम्स उसके रिगार्डिंग बिहार के बजट को देखेंगे। इस बजट को देखेंगे जो हमारा लेटेस्ट बजट रहा है 2026-27 का। इस बजट से हम लोग का संभावना है कि एक से या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार से पिछले ट्रेंड्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, जिससे करंट अफेयर का जो पोर्शन है इकोनॉमी का, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सब चीजों से पूछा जा रहा है। बिहार का बजट हो गया, इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, और जितने भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है बिहार सरकार जिस पर फोकस कर रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी को देखते हुए जो एग्जाम है बीपीएससी का, इसके अलावा बिहार एसआई का बहुत सारे एग्जाम आते हैं, तो उसमें आजकल देखे जा रहे हैं कि इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो बच्चों को टफ लगता है। लेकिन उस टफनेस से बचने के लिए आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन टफ ना लगे, उसके लिए पहले से हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग इस सेशन में बिहार बजट 2026-27 के सभी आंकड़े को देखेंगे। ये हो सकता है कि सेशन थोड़ा लंबा हो, आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पूरा जो सेशन है देख के जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य के वित्त मंत्री हैं अभी वर्तमान में, ये विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। इनके द्वारा 3 फरवरी 2026 को ये बजट प्रस्तुत किया गया बिहार के विधानसभा के पटल पर। ठीक है, अब इस आंकड़े में देखिए तो जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो उसमें देखें तो 7 निश्चय जो हमारे बिहार सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं जब से नीतीश कुमार सीएम बने थे 2015 में, जब इनका सेकेंड टर्म था, तो उस समय से ये 7 निश्चय प्रोग्राम ला रहे हैं जो अभी तक 2 समाप्त हो चुके हैं। 7 निश्चय 1 एंड 2, इसका सेशन देखिए 7 निश्चय 1 का, तो ये था 2015 से 20 का, यानी बजट सेशन जो था 2015-16 का से लेकर 2019-20 के बीच का जो जितने भी डेवलपमेंट कार्य हैं बिहार सरकार इसी 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत करती है। तो 7 निश्चय प्रोग्राम से सरकार ये अपना जो एक टारगेट होता है कि इन सेक्टर में हमको विकास करना है, उसको देखते हुए सरकार इस पर अपना जोर लगाती है, ज्यादा से ज्यादा उस पर फोकस करती है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग ये बजट सेशन में भी देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 3 लाया गया है। जो पहला 2 7 निश्चय था, तो एक था 2015 से 20 के बीच में फर्स्ट, और दूसरा का सेशन था 2020 से 25 के बीच, और ये थर्ड हमारा 7 निश्चय है, ये जो जिसका सेशन है 2025 से 30 के बीच में। ये बजट सेशन है, इसको वैसे बोल सकते हैं। तो जो बजट सेशन हमारा 2024-25 से लेकर 29-30 के बीच, ठीक है, तो इस 7 निश्चय 3 प्रोग्राम में बिहार सरकार द्वारा कौन कौन से सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया है, यानी बिहार सरकार जो अगले 5 साल अपने विकास कार्यों को करेगी, ये मूलभूत जो सेक्टर हैं इन्हीं पर बेसिस करके करेंगी। तो पहला इसमें आता है समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, और इसको बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है सरकार। पहला इनका लक्ष्य ये है 7 निश्चय का कि समावेशी विकास करना है, यानी समाज के हर एक तबके के जितने लोग हैं उनमें विकास की जो बयार है वहीं तक पहुंचाना है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सबको इसकी बिहार सरकार के विकास में उनका भी भागीदारी हो। नेक्स्ट है रोजगार सृजन करना है। ये हम लोग आगे भी देखेंगे कि बिहार सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ रोजगार सृजन की बात की गई है। इसमें 7 निश्चय 2 में देखें तो पहला 2 हमारा हो गया समावेशी विकास और रोजगार सृजन। इसके अलावा कोर सेक्शन रहा है शिक्षा। यदि शिक्षा की बात करें तो ये पिछले 3 जो 7 निश्चय आए हैं, या बिहार के कोई भी बजट लगातार जब आ रहा है, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, अभी तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, लेकिन इससे पहले का देखें तो जितना भी जब बिहार के सीएम रहे हैं नीतीश कुमार, उस समय शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। और बजट का, हमारे बिहार के बजट का जितना भी अमाउंट होता है उसका लगभग 20% शिक्षा पर जा रहा है, एजुकेशन पर जा रहा है। तो बिहार सरकार इस पर काफी पैसा इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारा 4th महिला सशक्तिकरण का। ये जितने भी 7 निश्चय प्रोग्राम आते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही है। इस बजट सेशन में भी जो 7 निश्चय निर्धारित किया गया 3 में, इसमें भी महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा देखें तो इस पर कृषि एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा देखें तो आधारभूत संरचना जो विकास है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होती है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यानी बिहार में जो रोडवेज हैं, हाईवेज हैं और इन सार का विकास, जैसे स्कूल का निर्माण है, अस्पताल का निर्माण है, प्ले ग्राउंड का निर्माण है। हम लोग आगे देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा अपने बजट से में लगभग 500 करोड़ रुपया डाला गया है। किसके लिए? मोइनुल हक स्टेडियम जो है पटना में, उसके डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा रिसर्च में यानी साइंस के विकास के लिए इस पर भी जो हमारे लैब्स के तैयार किए जाते हैं उस पर खर्च किए जा रहे हैं। और स्कूल में जाके लाइब्रेरी के इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। और इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि वहां पर लेबोरेटरी का व्यवस्था किया जा रहा है। ये हमारे आधारभूत संरचना के विकास के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, आम नागरिकों का कल्याण की बात की गई है। ये कहे आना कहे हर एक सरकार का यही कार्य होता है, और खासकर भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पर डीपीएसपी का फॉर्मूला लागू होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें हम लोग देखते हैं कि आम नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रखा जाता है। इसमें हम लोग एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं कि 7 निश्चय 3 जो है कौन कौन से सेक्टर्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो पहला आता है हमारा समावेशी विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो भी बोल रही है। इसके अलावा रोजगार सृजन, इसके अलावा शिक्षा थर्ड, 4th नंबर महिला सशक्तिकरण, 5th नंबर हमारा कृषि, और 6th नंबर आधारभूत संरचना विकास, और 7 नंबर आम नागरिकों का कल्याण। ये आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। बीपीएससी एग्जाम में क्या करता है कि 2 का नाम दे देगा, 3 का नाम दे देगा, तो आप पूछ देगा कि कौन कौन से जो है 4 ऑप्शन होंगे आपके। आप पूछ सकता है कि इसमें से कौन 3 है जो 7 निश्चय 3 प्रोग्राम के तहत बिहार सरकार इस पर कार्य कर रही है। तो आपको ये सातों के सातों याद होना चाहिए। एक बार चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। समावेशी विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, आधारभूत संरचना विकास और आम नागरिकों का कल्याण, ये 7 हैं 7 निश्चय 3 के टारगेट्स। नेक्स्ट है बिहार के, अगर देखें तो बजट का जब बात होता है तो इसमें होता है कि बिहार सरकार का कुल बजट कितना रहा है। तो उसमें देखेंगे तो कुल बजट में हमारे जो बिहार सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ति होती है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति होती है, उसका सारा का कलेक्शन और कहाँ कहाँ राजस्व का वितरण होता है, व्यय होता है, ठीक है, उनका इसमें डाला जाता है। तो कुल बजट में देखें तो बिहार सरकार का 2026-27 का जो बजट रहा है, इसका जो कुल अमाउंट रहा है 3,47,589 करोड़। ये काफी अच्छी अमाउंट होती है। इसके अलावा देखें इसका भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 3,47,589 करोड़ रुपए जो है बिहार सरकार का 2026-27 का कुल बजट रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष से देखें तो इस वित्तीय वर्ष में 9.68% अधिक रहा है, जो 30,694 करोड़ रुपया बनता है। यदि हम 3,47,589 में से 30,694 करोड़ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा जो है पिछले साल का जो कुल बजट था वो प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा देखें तो वृद्धि दर हमारा कितना रहेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है बिहार सरकार का वृद्धि दर कितना रहा है, जो बजट सेशन 2026-27 में अनुमानित किया गया है। ये अनुमानित इसलिए है कि ये तो हमारा स्टार्टिंग ही जैसे बजट सेशन होता है, यानी बजट जब हम प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो उस सेशन के लेके अगले सेशन तक, बजट सेशन तक का लिए होता है। तो स्टार्टिंग में ही हम अनुमान लगा के चलते हैं कि कितना % हमारा वृद्धि दर होने का अनुमान है। तो ये अनुमान है हमारा 14.5%, अप्रोक्स 15% याद करने के लिए। लेकिन आपसे बिहार के एग्जाम में डायरेक्ट जो आंकड़ा है 14.9% दे दिया जाता है। तो आपको भी प्रिपेयर्ड रहना पहले से, इतना % आपसे दिया जा सकता है। इसका देखिए तो भारत का जो वृद्धि अनुमान है, यानी भारत सरकार जब बजट प्रस्तुत करते हैं 1 फरवरी को, वृद्धि अनुपात है 6.5%। तो उसे हमारा बिहार का काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है बिहार बजट में 5 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है। इस साल का जो बिहार बजट है इसका जो बेसिस देखें, पिलर्स देखें, किन किन सेक्टर पर ज्यादा ये टिका हुआ है, ये 5 स्तंभ है इस पर टिका हुआ है। और इसका कौन कौन सा वो स्तंभ है जिस पर ये बिहार का बजट सेशन 2026-27 टिका हुआ है। तो पहला है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान, थर्ड है निष्ठा, फोर्थ है आकांक्षा और
फिफ्थ है समान यानी रिस्पेक्ट, हमारा प्रोस्पेरिटी बोल लीजिए, आकांक्षा बोल लीजिए या एम्बिशन बोल लीजिए, निष्ठा, साइंस और नॉलेज, इन 5 स्तंभों पर हमारा बिहार बजट 2026-27 निर्भर है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, ये पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि किन किन स्तंभों पर टिका हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार बजट जो है 5 प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है। ये नाम नंबर भी याद रहना चाहिए, कितने स्तंभों पर टिका हुआ है। इसके अलावा कौन कौन से वो स्तंभ है, तो पहला है ज्ञान, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है निष्ठा, चौथा है आकांक्षा और पांचवा है सम्मान यानी इज्जत। इसके अलावा देखें कि इस 3 प्रमुख संकल्प भी इस बजट में प्रदर्शित किया गया है बिहार के वित्त मंत्री के द्वारा। ये रहा है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना, यानी बिहार सरकार अगले 5 साल के लिए टारगेट करके चल रही है कि हमारा बिहार के जो भी व्यक्ति हैं उसके आय में यानी पर कैपिटा इनकम जो होता है उसमें हम दोगुना कर देंगे अगले 5 साल में। और 1 करोड़ रोजगार सृजन का बात करता है दूसरा हमारा जो है संकल्प, और तीसरा संकल्प है महिला सशक्तिकरण का। ठीक है, इसमें देखें तो मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग रोजगार सृजन का जब 7-3 में बात कर रहे थे कि रोजगार सृजन का, यहाँ पर देखिए यहाँ भी है 1 करोड़ रोजगार सृजन की बात किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। इसके अलावा देखें तो कुल व्यय कितना रहा है, बजट एक्सपेंडिचर कितना रहा है, यानी बिहार सरकार का ये तो बजट था कि 3,47,589 करोड़ रुपए। इस बजट में कुल व्यय कहाँ कहाँ जाएगा, यानी हमारे पास पैसा है, जब हम खर्च करेंगे तभी तो हमारा विकास होगा। तो बिहार सरकार के पास टोटल अनुमानित है 3,47,589 करोड़ बजट टोटल। अब इसको कहाँ कहाँ खर्च करेगी, तो 2 सेक्टर में होता है। ये 2 तरीके से सरकार खर्च करती है, एक तो होता है राजस्व व्यय और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। इसके यदि आप लोग को समझना है कि राजस्व व्यय किसको बोलते हैं और पूंजीगत व्यय किसको बोलते हैं, यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो आपका ये जो कोर इकोनॉमिक पार्ट्स है इसको समझा दिया जाएगा। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय देखें, देखिए ये टोटल जो है 3,47,589 करोड़ के बराबर होगा, इतना लाख करोड़ रुपया होगा। उसको शॉर्ट में कर दिया गया है याद रखने के लिए 3.48 लाख करोड़। इसके अलावा देखें तो राजस्व व्यय में ये 2 कोर सेक्शन हो गया हमारा। राजस्व व्यय देखें तो इतना रहा है और पूंजीगत व्यय हमारा इतना रहा है। और पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के भी कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, यानी कहाँ पर ज्यादा पैसे सरकार के द्वारा खर्च किए जाने हैं अगले वित्त वर्ष आने तक, यानी हमारे अगला बजट सेशन जब भी आएगा उस समय तक। इसमें देखें तो राजस्व व्यय में वेतन पर सबसे ज्यादा खर्च कर रही है बिहार सरकार 96,128 करोड़, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार सरकार का जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकार द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन है जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको वेतन देने में 96,121 करोड़ यानी 96,128 करोड़ रुपए वेतन में जा रही है। और वेतन के अलावा जो खर्च करती है बिहार सरकार, ठीक है, इसमें देखें तो 49,838 करोड़, यानी वही है ये विधायक मंत्री अपना जो है ऑफिस में जो खर्च करवाते हैं चाय पानी उसके लिए है इतना करोड़ रुपया। समझिए आपका कितना पैसा कहाँ जा रहा है। इसके अलावा देखें तो पेंशन पर, यानी बिहार सरकार में जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे उसपे यदि रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन दिया जाता है। पेंशन पर 24,400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और बिहार सरकार के द्वारा जो ब्याज भुगतान है 25,363 करोड़ है। ये प्रश्न उठता है कि ब्याज भुगतान क्यों देना है, तो ब्याज भुगतान इसलिए है कि बिहार सरकार अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर पैसे इन्वेस्ट करती है या किसी अदर बैंकिंग सेक्टर से लेती है, यानी एडीबी से लेती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लेती है, एआईआईबी से। इनसे जब पैसे आप लेते हो तो उनका उधार हो जाता है, तो उनको आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है। यही इंटरेस्ट बिहार सरकार चुका रही है, ये चुकाएगी 25,363 करोड़। अब कहेंगे कि ये सब ब्याज कहाँ भुगतान हो रहा होगा, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि बिहार में मेट्रो जो बनाए जा रहे हैं, बिहार के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहे भारत के पास भी नहीं है, इसके कोर टेक्नोलॉजी लेने के लिए पैसे कहीं अदर कंट्री से लिए जाते हैं, तो एडीबी से यहाँ लिया जाता है मैक्सिमम टाइम। इसका जो पैसा हम लोग लेते हैं इसको इंटरेस्ट पे करते हैं, ये बिहार सरकार का दायित्व बनता है इतना अपना इंटरेस्ट पे करें। इसके अलावा अगर देखें तो पूंजीगत ब्याज जो है 63,455.84 करोड़, यानी ये कितना हो गया 63,400
56 भी इसको बोल सकते हैं करोड़, इतना रुपए खर्च है पूंजीगत व्यय में खर्च करेगी। इसका देखें तो टोटल होता है बजट का 18.26% और राजस्व व्यय को देखें तो ये 71.74% पड़ता है। हमारे बजट का जो टोटल व्यय है उसमें राजस्व व्यय का हिस्सा होता है 71.74%। तो पूंजीगत व्यय में देखें तो कहाँ कहाँ पर सरकार खर्च करेगी, तो पूंजीगत परिव्यय में खर्च करेगी 39,377 करोड़ रुपए। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण जो लेती है सरकार उस पर खर्च करेगी 22,664 करोड़ रुपए। ऋण एवं अग्रिम पर खर्च करेगी 1,413 करोड़ रुपए। यानी हम देख सकते हैं कि इतने रुपए हमारे ऋण पर जा रहे हैं, ब्याज भुगतान पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना रहा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इतना आपको एकदम एग्जैक्ट ध्यान होना चाहिए डाटा। अगर ये डाटा नंबर नहीं याद हो सकते हैं तो आपको कुल बजट का अनुमान याद रखना है 3.48 लाख करोड़। और इसका आपको ये परसेंटेज याद करना है 71.74% और 18.26%। हमारा पूंजीगत व्यय जो है 18.26% है और राजस्व व्यय जो है 71.74% है। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप लोग के नॉलेज इनहांसमेंट के लिए बता दे रहे हैं कि पूंजीगत व्यय पर हम जितना पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है, जबकि ये जो है राजस्व व्यय ये हमारे शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा होता है। यानी किसी राज्य के हम लोग राजस्व व्यय में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो विकास दर है उतना नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लगभग 14.9% यानी 15% के अप्रोक्स हमारा डेवलपमेंट हो रहा है अभी। तो यदि हम लोग इससे हट के पूंजीगत व्यय में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें तो हमारा विकास इस दर से आपका डबल भी हो सकता है। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं बिहार बजट में जो हम लोगों ने पहले देखा था राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, उसके देखिए, उसके देखने के बाद में हमारा क्या है टोटल हम लोग का राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय कितना था 3,47,589.76 करोड़ रुपए। इसके अलावा हमारा व्यय तो हो गया, तो ये व्यय कब होगा जब हमको किसी तरीके से आमदनी होगी, इनकम होगा या कहीं से हमको कुछ रुपए की प्राप्ति होगी। तो बिहार बजट में देखें तो बिहार सरकार को भी कहां कहां से रुपए की प्राप्ति होती है और वो कितना रुपए की प्राप्ति हुई है उसको देखते हैं। तो इसको देखेंगे तो 3,47,752.60 करोड़ रुपया जो है बिहार सरकार को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और उसमें से व्यय कितना किया है 3,47,589 करोड़। यानी अगर आप मिलाएं तो जो प्राप्ति हुई है और जो व्यय हुआ है उसमें डिफरेंस दिखेगा। यानी हमारे पास बिहार के पास बजट जो है एक्स्ट्रा है, यानी इसमें अगर दिखाएं तो 752 में से 589 घटा लें, सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास कितना लगभग बढ़ जाएगा 163 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा है बिहार राज्य के पास। यानी प्राप्तियां जो है हमारे पास ज्यादा हो रही है व्यय से। यानी एक तरह से इसको ऐसे भी देख सकते हैं, समझने का प्रयास करेंगे यदि हमारे पास पैसे हैं लेकिन खर्च करने का उपाय नहीं पता है, तो इसलिए ये ऐसा चीज है कि व्यय जो हमारे आमदनी से कम है। किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा जरूरी होता है कि जितना उसको व्यय हुआ है वो प्राप्ति से ज्यादा हो। यानी सरकार जब निगेटिव मार्जिन में रहती है, इससे ये शो होता है कि व्यय जो है यानी हम अपने विकासात्मक जो कार्यक्रम है या प्रक्रियाएं हैं उस पर हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट करती है। इसका एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं, जैसे यूएसए है, उसका जो प्राप्ति होता है उससे व्यय हमेशा अधिक होता है। और भारत सरकार का भी अगर देखें तो हमारा भारत सरकार का जो प्राप्ति होता है उससे ज्यादा व्यय होता है। यानी हमेशा जो होता है फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम लोग राजकोषीय घाटा बोलते हैं, ये हमेशा रहता है। तो इससे ये होता है कि 3% तक आपको फिस्कल डेफिसिट रखना है। यदि उतना तक है तो हमारा कंट्री का प्रोग्रेस अच्छे से चल रहा है। हम लोग देखें तो ऐसे तो सरप्लस में दिख रहा है, यानी हमारा जितना प्राप्ति आ रहा है इससे भी कम खर्च कर रहे हैं। इसमें कहाँ कहाँ से हमको प्राप्ति हो रही है बिहार सरकार को, तो इसमें देखें तो राजस्व प्राप्तियों में ये आता है 2,85,277 करोड़ टोटल राजस्व प्राप्ति हुई है। और इसमें पूंजीगत प्राप्ति हुई है 62,475। यानी जो हमारा टोटल प्राप्ति था, कुल प्राप्ति जिसको हम लोग बोल रहे हैं राजस्व प्राप्ति प्लस पूंजीगत प्राप्ति, ये दोनों को मिलाकर इतना रुपये प्राप्त हुआ था
जिसमें राजस्व प्राप्ति में 2,85,277 करोड़ रुपए और पूंजीगत प्राप्ति में 62,475 करोड़ रुपए बिहार सरकार को मिले हैं पिछले बजट सेशन में। अब यह होता है कि राजस्व प्राप्तियां जो है ये कहां से बिहार सरकार को राजस्वों की प्राप्ति हुई है, कौन कौन सेक्टर से राजस्व की प्राप्ति हुई है या पूंजीगत प्राप्ति हुई है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स आते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो देखें तो केंद्र सरकार से प्राप्त होता है, यानी भारत सरकार के पैसे जो हैं वो राज्यों को में बांटे जाते हैं। ये पैसे कैसे आते हैं, तो सरकार का जो निवेश होता है भारत सरकार का, उसके अतिरिक्त बिहार सरकार का भारत सरकार में निवेश होता है, यानी कोई भी उपक्रम चल रहे होते हैं जिसमें बिहार सरकार अपना पैसा उसमें लगाती है, तो उसके बदले भारत सरकार उसके प्रॉफिट का शेयर जो देती है स्टेट गवर्नमेंट को देती है। उसमें देखें तो राजस्व प्राप्ति में टोटल हुआ है हमारा केंद्र से कितना प्राप्त, 2,10,074 करोड़। यानी देख सकते हैं कि जो सबसे मोटा रकम है यानी 2,85,000 में से 2,10,000 करोड़ जो है हमारा ये केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहा है। यानी ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि बिहार सरकार के पास ऐसे कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिसको जनरेट करके पैसे अर्न कर सके, उसको प्राप्त कर सके। यानी ये सेक्टर कैसे हो सकता है, या तो आप इंडस्ट्री लगा लें, इसके अलावा आप कृषि सेक्टर में आप निवेश किए हैं उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो सर्विस सेक्टर में लोगों का योगदान जो है उससे मिल सकता है। तो यहाँ पर देखें तो हमारा जो योगदान है कितना कम है, यानी बिहार सरकार के द्वारा कुछ ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जिससे बिहार सरकार को आमदनी हो। बस ये केवल जो हम लोग का इनकम सर्कुलेशन होते रहता है टैक्स के रूप में, वही सरकार से यानी केंद्र सरकार से हमको फिर रिवर्स बिहार में आता है सेंटर टू स्टेट। उसमें देखें तो सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, 2,10,074 करोड़ केंद्र से प्राप्त हो रहा है बिहार सरकार को। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है, 1,58,178 करोड़। यानी जैसे हम लोग बहुत सारे सामान जो खरीदते हैं, मान लीजिए पेंसिल है, पेन है, ये मार्कर, तो इसको मैंने 20 रुपए में खरीदा, तो इस पे मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी कॉस्ट लगा है, इसके अलावा इस पर टैक्सेस लगते हैं। तो ये टैक्सेस जो है जहां पर ये बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वहां पर ये टैक्स दिए जाते हैं। तो जब ये अदर स्टेट में बनाए जाते हैं या किसी अपने बिहार राज्य में बनाए जाएंगे या भारत के किसी भी कोने में बनाए जाएंगे तो इस पर टैक्स लगता है। ये टैक्स कहाँ जाता है, केंद्र सरकार के पास। जो हम लोग टैक्स का प्रकार देखते हैं कौन सा, एक सेंट्रल टैक्स, एक स्टेट टैक्स और एक होता है इंक्लूसिव टैक्स, यानी दोनों का कंबाइंड टैक्स जो होता है, इनको मिला के एक टैक्स होता है। तो ये जो टैक्स हम लोग भरते रहते हैं ये सीधा किसके पास जाता है, केंद्र के पास। और केंद्र में जो हमारा एक आयोग काम करता है, वित्त आयोग, जो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 280 के तहत उसको स्टैब्लिश किया गया है, जो एक संवैधानिक निकाय है। तो वो इसका काम होता है कि केंद्र में जितने भी करों का केंद्र सरकार के पास जितने भी कर आए हैं उसका इक्वल एंड प्रोपोर्शनल उसको डिवीजन करके प्रत्येक स्टेट में डिवीजन करके बांट दिया जाए, यानी उनके स्टेट के अनुसार दिया जाए। तो उसमें देखें तो कितना आता है केंद्रीय करों में, राज्य का हिस्सा कितना पड़ा है अभी, 1,58,178 करोड़। इसके अलावा देखिए तो केंद्र सरकार जो है अनुदान या सहायता देती है, ग्रांट या हेल्प करती है, जिसको हम लोग सब्सिडी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। तो उसमें देखें तो 51,896 करोड़ जो है केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना हम लोग का हिस्सा जो है भारत सरकार से मिल रहा है। एक तो ग्रांट के तौर पर 51,896 करोड़ और 2,10,000 करोड़ जितना है ये दोनों केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहा है। तो इसको इसमें ऐड कर दे तो 2,61,000, यानी इसको 52 माने तो 2,62,000 करोड़ लगभग कहाँ से आ रहा है, केंद्र सरकार से 2,85,000 में। ठीक है, इसके अलावा देखें तो राज्य की स्वयं राजस्व प्राप्ति कितनी होती है, तो 75,202 करोड़। यानी राज्य सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर है, उससे इसको कितने प्रकार के जो राजस्व की प्राप्ति होती है, ये होती है मात्र 75,202 करोड़। इसके अलावा देखें तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है, जो बहुत सारे सामान पर बेचते हैं हम लोग, खरीदते हैं, उस पर जो टैक्सेस सरकार को स्टेट टैक्स के अंदर आती है, जो इसको कलेक्ट भी स्टेट करती है। तो उसमें देखें तो कितना आता है, 65,800 करोड़ रुपए बिहार सरकार को स्वयं का कर राजस्व प्राप्त होता है। राज्य का गैर कर राजस्व कितना है,
9,402 करोड़ ये गैर करों से राजस्व से प्राप्त होता है। इसके अलावा देखें तो पूंजीगत प्राप्तियां जो है हम लोगों ने देखा राजस्व प्राप्तियां कितना था 2,85,277 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं 62,475 करोड़। यानी हमारे जो सरकारी उपक्रम है पब्लिक सेक्टर के, जैसे कोई कंपनी एस्टेब्लिश हो गया है, सेवा सेक्टर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे जो हमारा पैसे आ रहे हैं पूंजीगत प्राप्ति जो एक लॉन्ग टर्म के लिए आता है, उसमें देखें तो 62,475 करोड़ बिहार सरकार को प्राप्त हो रहा है। उधारियां जहां पे कितना है 61,939 करोड़ और ऋणों की वसूली कितनी की है 536 करोड़, जो सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाता है या ऋण दिए जाते हैं तो वहां से वसूली है 536 करोड़। ये टोटल हमारा पूंजीगत प्राप्ति है। ये काफी छोटा अमाउंट है पूंजीगत प्राप्ति से। ये जिस दिन बढ़ने लगेगा हमारा स्टेट जो है काफी डेवलप करने लगेगा, बहुत आगे विकास करने लगेगा। हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो ग्रोथ रेट है लगभग 14.9% है, अप्रोक्सीमेटली 15%, जो कि सेंट्रल से ज्यादा दिख रहा है। तो इसका एक इफेक्ट भी दिखता है। मैं यहाँ पे बोला था पूंजीगत प्राप्ति जो है ज्यादा होगा तो हमारा प्रोग्रेस ज्यादा दिखेगा। यहाँ पर ये है ना कि बेस जो काउंट करते हैं हम लोग, जहां से एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए बिहार सरकार जो है हमारा बिहार है, ये सबसे नीचे ग्रोथ में है। हर चीज में सबसे निचला पायदान पर लगभग होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी नीचे से टॉप करने वाले। तो वहां पर जो बेस होता है वो हमारा कम है, तो उसमें थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होता है तो ज्यादा दिखता है। जैसे मान लीजिए यदि कोई 100 रुपया है कमाता है, उसमें उसका 10 रुपया बढ़ता है, तो ये टोटल होता है 110 रुपया। इसको परसेंटेज देखेंगे तो कितना आएगा 10%, लगभग ये 10% हुआ, 10%, ठीक है। और कोई व्यक्ति है, ठीक, 50 रुपया उसके पास पहले से था और उस पर 10 रुपया कमाया तो कितना हो गया, ये 20% हो गया। तो इससे दिखता है बिहार का जो है 20% का ग्रोथ रेट दिख रहा है, क्योंकि इसके पास जो 50 रुपया था उस पर 10 रुपया मिला है। यानी कम में कम हमारा डिफरेंस रहता है। 50 में 10 का डिफरेंस हुआ, यहाँ 100 में 10 का डिफरेंस हुआ। यानी ये जो हम लोग देखें इकोनॉमिक, बड़ा इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और ये जो है छोटा इकोनॉमी का, इसमें थोड़ा सा भी उछाल होगा तो बहुत ज्यादा दिखेगा। उस हिसाब से बिहार का जो है ग्रोथ रेट ज्यादा दिखता है। इसके अलावा देखें तो इसमें पूंजीगत प्राप्तियों में हम लोगों ने देख लिया। अब राजस्व अधिशेष देखें, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा जो सरप्लस है वो कितना है 1143 करोड़ रुपया है बिहार सरकार के पास, जो पूरा जीएसडीपी का 0.09% होता है। यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज घरेलू उत्पाद कितना है 0.09% है राजस्व अधिशेष। ये एक बहुत कम अमाउंट है। राजकोषीय घाटा देखें तो ये हमारा कितना जा रहा है 39,111.80 करोड़, यानी टोटल होगा 3% से कम, 2.99% हमारा ये रहा राजकोषीय घाटा। तो ये काफी अच्छा सिंबल है कि हमको 3% से कम होना चाहिए राजकोषीय घाटा, जो कि है। नेक्स्ट है बकाया सार्वजनिक ऋण कितना है बिहार सरकार का, तो 3,88,554 करोड़ रुपए, जो पूरा जीएसडीपी है हमारा उसका 29.68% है, ठीक है। ये लगभग हमारा पूरा जीएसडीपी जो है बिहार सरकार का 13 लाख करोड़ से एबव है, 13 लाख करोड़। इसके कारण जो ये अमाउंट दिख रहा है लगभग 30% ये है 3,88,554 करोड़। इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो प्रमुख विभागीय आवंटन कहाँ है, यानी बहुत सारे हमारे बिहार में विभाग हैं जिसको पैसे की जरूरत होती है, वहां पर सरकार के द्वारा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो कौन कौन से विभाग हैं जहां पर आवंटन जो किए गए हैं और उस विभाग में कितने रुपयों का आवंटन किया गया है। तो हमारे बिहार राज्य में देखें तो पिछले एक दशक से भी ऊपर में, 10 वर्षों से ऊपर में सबसे ज्यादा पैसे जो खर्च होता है शिक्षा विभाग पर हो रहा है, और इस वर्ष भी वही देखने को मिला है 68,216.95 करोड़, यानी 68,217 करोड़ बोल सकते हैं। 19.63% हमारा सबसे ज्यादा बजट का खर्च होता है किस पर, शिक्षा पर। हमारे से एग्जाम में यही पूछ सकता है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था इसमें एग्जैक्ट ये राजस्व प्राप्ति नहीं आपसे पूछता है, बहुत कम ही चांस है कि ये पूछे। आपसे पूछ सकता है कुल प्राप्ति कितनी हुई थी, ठीक है, कुल व्यय कितना हुआ था, ये पूछ सकता है। यदि बहुत ज्यादा डीप में जाए, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से देखें तो ये पूछ सकता है। इसके अलावा देखें तो राजकोषीय घाटा पूछ सकता है कि कितना % है, ठीक है।
और ये पूछ सकता है कि प्रमुख विभागीय आवंटन जो है उसमें सबसे ज्यादा किस सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, जो हाल ही के आर्थिक अब हमारा बजट रहा है 2026-27 का। तो इसमें देखें तो सबसे ज्यादा हुआ है शिक्षा पर 19.63% और ग्रामीण विकास पर 23,701 करोड़ रुपए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग पर 21,270 करोड़ और ऊर्जा विभाग पर फोर्थ पोजीशन पर है 18,737 करोड़, नगर विकास पर 15,237 करोड़, पंचायती राज पर 10,995 करोड़ और सामाजिक कल्याण पर 8,470 करोड़ और पथ निर्माण विभाग पर देखें तो 7,404 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा अपने 2006-07 के बजट में। यानी अगले आने वाले एक साल में हम लोग क्या देखेंगे कि इन्हीं सेक्टर पर इतने पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं जो बिहार सरकार को प्राप्त हुए हैं। तो उसमें आप इसको यदि सदा को कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना आएगा। तो ये है प्रमुख विभागीय आवंटन। तो इसमें आपको एक बढ़ते क्रम और घटते क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना होगा। पहला 3 तो आपको याद रखना होगा जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है यानी घटते क्रम में। तो पहला देख सकते हैं शिक्षा है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट एंड थर्ड है हेल्थ, ठीक है। ERDH ये हमारा है इसमें, और वही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में इस पे पैसे जो खर्च किए गए सबसे ज्यादा हुआ है शिक्षा पर और सबसे कम हुआ है पथ निर्माण विभाग पर। यानी RCD में रोड कंस्ट्रक्शन ये एक तरह से बोल सकते हैं, इसमें होता है 7,404 करोड़। इतने कम पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं पथ निर्माण में, फिर भी हमारा जो बहुत सारे ब्रिज है वो भी बार बार कोलैप्स होते रहते हैं। ये भी समझिए कि जीरो ही है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया कि हम लोग ये देखें कि कुल प्राप्ति कहाँ से होता है, ठीक है। राजस्व प्राप्ति हुआ, पूंजीगत प्राप्ति, ये तो टेक्निकल टर्म हो गया। इससे हट के अगर देखें तो रुपया कहाँ से आता है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान हम लोगों ने देखा था केंद्र सरकार से प्राप्त जो होता है। तो केंद्रीय करों में राजस्व का हिस्सा कितना है, राज्य का हिस्सा हमारा 45.49 करोड़ सॉरी 45.49% रहा है। राज्य सरकार का कर राजस्व 18.92%। यानी ये जो रहा है ना हम लोगों ने देखा था ये 45.49%, ठीक है। वैसे ही है 18.92%। सार्वजनिक ऋण कितना है 17.81%। यानी बिहार सरकार भारत सरकार से या किसी अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वित्तीय संस्थानों से यदि पैसा लिया है तो कितना है 17.81%। और राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना है 2.70%। और ये पैसा जो है आया इन सेक्टरों से और खर्च किया गया इन सेक्टर में। सामाजिक सेवा में 41.55%, समान सेवाओं में 28.12% और आर्थिक सेवा में 23.39% और सार्वजनिक ऋणों की अदायगी में 6.52% यह इन्वेस्ट किया गया है। हमारे लिए सबसे जो कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें जो है फर्स्ट सामाजिक सेवा में सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। कहाँ से आया पैसा, वो सॉरी कहाँ जाता है, सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है सामाजिक सेवा में और सबसे ज्यादा पैसा आता है केंद्रीय करों में। राज्य का जो हिस्सा है उससे बिहार सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलता है। और हमारे इसके अतिरिक्त जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं।